हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीशियम क्लासेस। जैसा कि मैंने बताया था कि इस वीडियो में आप लोगों को मैंने जो भी फोर्स के जो भी टॉपिक्स करवाए थे उनका न्यूमेरिकल्स बनाना है। तो इसलिए मैंने आज 2-3 न्यूमेरिकल्स, ये 3 न्यूमेरिकल्स बनाऊंगी जो आप लोगों के साथ साथ, और इसके अलावा बहुत सारे और भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए ये मोमेंट ऑफ कपल ये टॉपिक हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ कपल में क्या है, मोमेंट ऑफ कपल हम लोग जानते, उस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कभी भी एक ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए हम लोगों को क्या होता है, दो कम से कम फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, 2 फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और ये फोर्स क्या होती है, ये फोर्स 2 एंड इक्वल जो फोर्सेस होते हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, इसी से बनता है मोमेंट ऑफ कपल। तो किसी भी कपल का मोमेंट अगर निकालना हो तो कैसे निकालते, मान लीजिए ये आपके पास इस तरह से ये रॉड है जो कि ए एंड बी, इसके दो एंड पे एक नीचे फोर्स लग रहा है और एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। नीचे वाला फोर्स क्या चाहेगा, ये नीचे वाला फोर्स चाहेगा इसको इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करें, और ऊपर वाला फोर्स चाहेगा कि इसको हम लोग क्लॉकवाइज में रोटेट करें। जैसे ये अगर है तो ये इस तरह से ऊपर के वाला फोर्स इसको ऊपर की तरफ रोटेट करना चाहेगा और नीचे वाला फोर्स इसको नीचे की तरफ रोटेट करना चाहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स, अगर हम लोग एंड ए पे देखें क्या हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ दोनों की तरफ इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, एफ फोर्सेस लग रहे हैं। और डिस्टेंस हम लोग, ये रॉड अगर ओ पॉइंट पे पाइवोटेड है तो यहाँ से फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया। ठीक है, ओ ए। और इस फोर्स के लिए, अगर इस फोर्स का हम लोग देखेंगे, इस फोर्स के लिए मोमेंट इसका निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया ओ बी। तो यहाँ पर अगर मोमेंट ऑफ फोर्स देखेंगे तो एफ इंटू ओ भी हो जाएगा। अब अगर हम लोग को इस पूरे सिस्टम का अगर मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे टोटल मोमेंट ऑफ कपल, जो कि क्या होगा, इन दोनों का ऐड होगा। ठीक है, इन दोनों का ऐड होगा एफ इंटू ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी। और अगर ओ ए प्लस ओ बी को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ओ बी को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक इस तरह से दोनों का प्लस हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का प्लस कहलाएगा डी। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ कपल हो जाएगा, हम लोगों का मोमेंट ऑफ कपल होगा एफ इंटू डी, एफ इंटू डी ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका मतलब है कि मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, किसी भी फोर्स का, कोई भी फोर्स, अगर दोनों फोर्स इक्वल है तो कोई भी फोर्स ले सकते हैं, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस में से, एंड इन दोनों के बीच के दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है ये मोमेंट ऑफ कपल कहलाता है, या फिर कपल आर्म, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग कपल आर्म भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज़ हम लोग को जानना है। अब देखिए क्या होता है कि अगर क्या है, हम लोगों का बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या होती है, हम इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं इक्विलिब्रियम होता क्या है। अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो क्या वो बॉडी मोशन में आएगी, मे बी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। अगर बॉडी पे एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं तब हम कह सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन कब होगी इक्विलिब्रियम में, जब ये फोर्स उस पर जो एक्ट कर रही है, इन सब फोर्स का रिजल्टेंट ज़ीरो होगा। ऐसा हो सकता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में हो तब तो हम बोल सकते हैं कि ये रेस्ट में है तो ये आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर इसमें हम दो फोर्सेस लगा दें, एक फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स इसके इक्वल अप एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों फोर्स एफ है, अगर दोनों फोर्स एफ है तो क्या होगा, दोनों सेम फोर्स है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, तो जितने फोर्स से हम इधर पुश कर रहे हैं उतने ही फोर्स से इधर भी पुश हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, ये बॉडी अपनी जगह से नहीं हिलेगी और हम लोग कह सकते हैं कि बॉडी रेस्ट में होगी। तो ऐसे ही सिचुएशन को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम मतलब हो गया कि बॉडी हम लोगों के उसमें फोर्स लगने के बावजूद वो रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग इक्विलिब्रियम का हम लोग अगर बताते हैं कि अगर किसी भी बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रही हैं तब भी इक्विलिब्रियम में है, तो इसके दो सिचुएशंस हो सकते हैं या दो कंडीशंस हो सकते हैं। पहला है जब ऑल द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज़ जीरो, जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो उन सब का रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा मेरा है the algebraic sum of the moment of all the forces about the fixed point is zero। इसका मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स भी हम लोगों का जीरो होना चाहिए। जितना भी नेट मोमेंट ऑफ फोर्स है वो भी ज़ीरो होगा तभी होगा। मतलब दो तरह के हम लोग जानते हैं फोर्स होने से, या तो उसमें ट्रांसलेशन मोशन होता है या तो उसमें रोटेशनल मोशन होता है। तो जितने भी मोमेंट हैं, अगर हम लोग इस तरह से बताते हैं जितने भी मोमेंट हैं वो जीरो हो जाएंगे, फोर्सेस की वजह से जो मोमेंट इसमें क्रिएट हो रहे हैं वो जीरो हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, बॉडी रोटेट करना रुक जाएगा। मतलब अगर देख लीजिए, अगर ऐसे कोई रॉड है, ये रॉड है और इस पर हम लोग इस तरह से फोर्स इधर एफ लगा रहे हैं, ठीक है, और इसकी सेम डायरेक्शन में इधर भी फोर्स एफ लगा रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, ये बॉडी रोटेट होगा? नहीं रोटेट हो सकता है, क्योंकि इसमें जो अपवर्ड फोर्स है और इसमें भी दोनों अपवर्ड फोर्स है, तो इन दोनों का टोटल रिजल्टेंट सम क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ये इसको इस डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है और ये इसको इस डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है, तो दोनों का रोटेशन क्या हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, और क्योंकि सेम फोर्स है तो इस केस में रिजल्टेंट मोमेंट जीरो हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे सिचुएशन आते हैं जिसमें हम लोगों को रिजल्टेंट मोमेंट जीरो हो जाता है, तो उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। यहाँ पर देखिए, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट हम लोगों का रेस्ट में है। अगर इक्विलिब्रियम के पोजीशन को डिफाइन करना है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो क्या इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस बॉडी पे? अगर हम लोग कर इक्विलिब्रियम में तो इसमें फिर भी दो तरह के फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। पहला फोर्स जो है, अगर हम लोग इसको मान लीजिए किसी हम लोग फोर्स से आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, किसी बड़े से अलमीरा को हम लोग आगे की तरफ पुश करते हैं, तो क्या वो खिसकती है? नहीं खिसकती, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आती है, क्योंकि जितना भी हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो इसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, और ये फ्रिक्शनल फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स दोनों आपस में जब तक इक्वल होंगे तब तक वो बॉडी वहाँ से हिल नहीं सकती है। मतलब कह सकते हैं कि वो बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर कोई बॉडी इस तरह से टेबल पे, कोई बुक है टेबल के ऊपर है, तो क्या टेबल के ऊपर बुक है तो इसमें दो तरह के फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे। कौन कौन फोर्स एक्ट कर रहा होगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे इसमें दो तरह के फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स जो है, अगर बुक के ऊपर, यहाँ पर मान लीजिए बुक है टेबल के ऊपर, तो एक इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, वेट mg लग रहा होगा, और इस टेबल का और बुक के बीच का एक रिएक्शन फोर्स होता है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, उसको रिएक्शन फोर्स को नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं, ये लग रहा है। तो अगर ये बुक रेस्ट में है, दैट मीन्स ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, और इसलिए बॉडी रेस्ट में, या कह सकते हैं इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि बॉडी रेस्ट में है। लेकिन बहुत बार ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं जिसमें कि बॉडी मोशन में रहती है, तब भी उसमें किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगता है। इसका और भी एग्जांपल देखेंगे, जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स जब रेन ड्रॉप जो होती है नीचे आ रही होती है, तो इसमें दो तरह के फोर्सेस होते हैं। एक ये तो अंडर ग्रेविटी क्वेश्चन, इसमें क्या, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ F1 एंड F2 एंड ऑल्सो स्टेट विच इज़ ग्रेटर। हम लोग को यहाँ पर दो फोर्सेस दिए हुए हैं, एक F1 फोर्स इस पे लग रहा है, ठीक है, एक F1 फोर्स लग रहा है, सॉरी,
एक यहाँ F1 फोर्स लग रहा है, ये F1 फोर्स लग रहा है यहाँ पर इस डायरेक्शन में, और एक F2 फोर्स यहाँ पर इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर मान लेते हैं ये बॉडी यहाँ पर पाइवोटेड है, कहीं पर पाइवोटेड है जिससे ये आगे नहीं बढ़ सकती है, तो बोल रहा है दोनों में से कौन सा जो है किसका मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इस तरह से अगर हम लोग इसको फिर से फिगर बनाते हैं तो ऐसे करके ये F2 है और यहाँ है F1, ये F1 है, ये सेंटर पे पाइवोटेड है। तो ये इसका अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो क्या होगा, ये जहाँ पर पाइवोटेड है यहाँ से यहाँ तक का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसका इसके रेडियस को r मान लेते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, τ1 लिख लेते हैं, F1 इंटू F1 इंटू आर, ये हो गया। और इस केस में अगर हम लोग को इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा तो इसके लिए हम लोग को इसको इस तरह से डॉटेड लाइन से इस तरह से जॉइन कर देंगे, ये हो गया इसका लाइन ऑफ फोर्स, और ये जो डिस्टेंस होगा ये हो गया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर इसको हम लोग डी से लिखते हैं तो ये τ2 क्या हो जाएगा मेरा, F2 इंटू डी। अब अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, यहाँ पर ये गलत दे दिया, इसमें दोनों फोर्सेस इक्वल होगा, यहाँ पर दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा होगा। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है 2024 में, शायद इस टाइप का क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सेम नहीं है, मतलब फॉर्मेट यही था। तो ये आपका जिसका ज़्यादा डिस्टेंस होगा, मतलब जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा टॉर्क या ज़्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स डेवलप करेगा। तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर जाएगा F1। अब दूसरा क्वेश्चन है ये हम लोगों का, ये भी कुछ मिला जुला के उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा 3 फोर्सेस दिया हुआ है, 3 फोर्सेस, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, और ये वो पॉइंट O के अलोंग, यहाँ पॉइंट O है, ये पॉइंट O के अलोंग हमको निकालना है। तो इन तीनों का डिस्टेंस गिवन है, यहाँ 0.8 है, यहाँ 0.9 है, यहाँ से 0.6 दिया हुआ है, तो 0.6 है। तो किस तीनों का अगर सेम फोर्स है, तीनों में एफ फोर्स लग रहा है, तो जिसका डिस्टेंस मिनिमम है उसमें सबसे लीस्ट फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसका डिस्टेंस मैक्सिमम है वो सब लीस्ट फोर्स, तो ये सबसे मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स टॉ जिसको कहते हैं, ये सबसे मिनिमम टॉ जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं डेवलप कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए यूनिफॉर्म मीटर रूल इज़ पाइवोटेड एट इट्स मिड पॉइंट। एक मीटर रूल है जिसको मिड पॉइंट पे पाइवोट कर दिया जाता है। ऐसे हम लोग मीटर रूल बना लेते हैं। ये इस तरह से मीटर रूल है। 1 मीटर का रूल बनाएंगे हम लोग, तो 1 मीटर का रूल बनाएंगे तो हम लोग यहाँ 0 लिख देते हैं, यहाँ 100 मीटर लिख लेंगे, ठीक है। 100 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर नहीं, 100 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या है, बोला जा रहा है इसको मिड पॉइंट पे पाइवोट कर दिया गया। मिड पॉइंट पे अगर हम लोग इसको इस तरह से कहीं पर अटैच कर देते, ये 0, ये O है, ठीक है, ये O है। अब बोला जा रहा है कि हम 20 GF को सस्पेंड करते हैं एट वन एंड पे, यहाँ मतलब यहाँ पर 20 GF को अगर हम का वेट लगा दिए, ये क्या है, वेट है, GF मतलब वेट होता है। अब बोला जा रहा है कि वेयर शुड बी 100 GF का वेट कहाँ लगाएं ताकि ये हॉरिजेंटल रहे। तो ये मीटर रूल हॉरिजेंटल कब रहेगा, जब इसका दोनों तरफ का मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो, दोनों तरफ का मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा, मतलब जिस तरफ पॉजिटिव मोमेंट ऑफ फोर्स बन रहा है या एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है और जिस तरफ क्लॉकवाइज बन रहा है वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अगर पाइवोट किए तो इसका हम लोगों को वेट नहीं लेना है,
W वेट क्या होगा, क्योंकि वेट और इस पाइवोटेड पॉइंट का पॉइंट सेम है, इसलिए यहाँ पर ये वेट वाला फोर्स हम लोगों को कंसिडर नहीं करना है। तो 100 GF का फोर्स हम लोग मान लेते, कहीं पर यहाँ 100 GF का फोर्स कहीं लगाएं और इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ D मान लेते हैं। ठीक है, ये वन एंड पे, तो ये पूरा मीटर रूल 100 का था, जैसा कि मैंने बताया था ये 100 मीटर सेंटीमीटर का रूल है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये 50 सेंटीमीटर हो गया। तो अब हम लोग दोनों तरफ का मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं। ये हो गया इसका फोर्स, ये हो गया डिस्टेंस। तो F1 क्या हो जाएगा, 50 इंटू 50 GF, तो 2500 GF सेंटीमीटर, ये निकल गया पहला वाला। अब दूसरे वाले के लिए हम लोग को निकालना है, तो इसको F2 निकाल देते हैं। F2 या F2 निकालेंगे या टॉ2 भी लिख सकते हैं। तो 100 इंटू D कर देंगे, 100 GF इंटू D। अब ये दोनों, ये लिखा हुआ है ये हॉरिजेंटल में, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम में, तो लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, दोनों 2500 GF एंड GF सेंटीमीटर, ये इसके इक्वल होगा 100 GF इंटू D के इक्वल होना चाहिए। तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा, GF हम लोग नहीं भी लिखेंगे, ये यूनिट देना ज़रूरी नहीं है। तो ये हो जाएगा 2500 बाय 100, 25 सेंटीमीटर। तो अगर ये 25 सेंटीमीटर है तो हम लोग आंसर 25 नहीं लिखना है, आंसर क्या लिखना है कि मिड पॉइंट से 25 सेंटीमीटर, या फिर बोल सकते हैं कि एट, यहाँ 50 था ये 25 हो गया, एट 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर पे इसको हैंग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आपको ऐसे भी और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे और क्लियर कॉन्सेप्ट मिलेगा। टिल देन, गुड बाय।